नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य अजय कुमार सिंह एमडी पंचकर्म केरला आपके सामने डायबिटीज केयर टू क्योर को के सेकेंड पार्ट को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। फर्स्ट पार्ट में डॉक्टर एसपी चौहान ने डायबिटीज़ के बारे में ढेर सारी नॉलेज आपको दी, काफ़ी न्यू और काफ़ी सोचने वाली चीज़ों को उन्होंने बताया। तो आज मैं डायबिटीज़ में किए जाने वाले पंचकर्म के बारे में आपको डिस्कस करूँगा। जैसा उन्होंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो मुख्य रूप से हम लोग पंचकर्म करते हैं, जो शोधन की क्रिया करते हैं, वो विरेचन करते हैं। तो आज हम विरेचन पर डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी सी बातों को मैं भी आपको फ्लैशबैक में ले जाकर बताता हूँ कि आपने देखा था वहाँ पे दोष जो थे वो कफ और पित्त स्पेशली जो दूषित हुए थे, और सारे जो दूष्य होते हैं वो भी कफ प्रधान होते हैं। और कफ और पित्त जब एक साथ होते हैं तो पहले पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। ये सारे हमारे आचार्यों ने भी बताया है। और पित्त की चिकित्सा के लिए विरेचन से अच्छा दूसरा कोई पंचकर्म नहीं है, इसलिए हम विरेचन ज़्यादातर मोर देन 90% केसेस में विरेचन को ऑप्ट करते हैं, बाकी दूसरे करें या ना करें। तो हम बात करेंगे अब अपने विरेचन के बारे में। सारे आचार्यों ने भी बोला कि रोगी अगर बलवान है, दोष अगर बढ़े हुए हैं, तो ऐसे केसेस में हम संशोधन करना चाहिए। रोगी अगर दुर्बल है तो उसके लिए संशमन चिकित्सा, और अगर रोगी बलवान है तो उसके लिए संशोधन चिकित्सा। और संशोधन में हम स्पेशली विरेचन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। संशोधन, वमन और विरेचन दोनों का जो की पार्ट होता है वो स्नेहपान होता है। एक बहुत ही टेक्निकल पार्ट होता है स्नेहपान, क्योंकि अगर आपने स्नेहपान अच्छे से किया है, अगर आपने पेशेंट के अंदर स्नेह सिद्धि के लक्षण मिले हैं, स्नेह प्रॉपर स्नेहन हुआ है पेशेंट का, तो विरेचन या वमन में व्यापत नहीं आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। जैसा डॉक्टर साहब ने भी बोला था कि कुछ पेशेंट्स में आप मेडिसिन दो तो होंगे, नहीं होंगे तो ज़्यादा होने लगेंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो तभी आती हैं या तो आपका असेसमेंट प्रॉपर नहीं है या फिर आपके पेशेंट का स्नेहपान प्रॉपर नहीं हुआ है। अगर पेशेंट का असेसमेंट, मतलब पेशेंट के कोष्ठ का असेसमेंट प्रॉपर है और पेशेंट का स्नेहपान प्रॉपर हुआ है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। स्नेहपान, तो विरेचन का जो पूर्व कर्म होता है वो स्नेहपान, और पश्चात क्रम संसर्जन क्रम होता है, और प्रधान क्रम जो होता है वो विरेचन कर्म होता है। स्नेहपान करने से पहले हमेशा हमें पेशेंट की अग्नि और पेशेंट के कोष्ठ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा अक्सर देखा गया कि जो स्नेही होते हैं, जो प्रमेही होते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनका कोष्ठ प्रॉपर नहीं होता है। ज़्यादातर आचार्यों ने बोला है कि ये दुर्विरेची होते हैं, दुर्विरेच्य। तो इनका विरेचन के लिए इनके कोष्ठ का असेसमेंट जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पेशेंट दुर्विरेची है और आपने उसको जो मेडिसिन दी है वो मध्यम मात्रा की दी है या मिनिमल डोज में दी है, तो डेफिनेटली आप विरेचन उसके अंदर नहीं करा पाओगे। या तो मेडिसिन डाइजेस्ट हो जाएगी या तो मेडिसिन का कोई रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पेशेंट को कन्विंस भी करना पड़ता है वमन या विरेचन कुछ भी कराने के लिए। ज़्यादातर पेशेंट पंचकर्म के बारे में जानते नहीं हैं, तो उनको इसके बारे में सारी बातें बताना, उनको कन्विंस करना, उनको एक 20 दिन 21 दिन के प्रोग्राम में इनरोल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती होती है। क्योंकि विरेचन या वमन, इनके पहले रुक्षण दीपन पाचन से लेकर संसर्जन क्रम के अंतिम दिन के समय के बीच में लगभग आपको 20 से 21 दिन लग ही जाते हैं। तो ये 21 दिनों के लिए उसका रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, उसके डाइट के रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, उसके आहार विहार का, उसकी दिनचर्या का, उसकी लाइफस्टाइल का रिस्ट्रिक्शंस रहता है। तो पेशेंट कई बार तैयार नहीं होते। ज़्यादातर पेशेंट्स आपके जो होते हैं वो वर्क गोइंग टू वर्क डेली वाले होते हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए हमको अपने चीज़ों को थोड़ा मॉडिफाई भी करना पड़ता है। उनके डाइट को आप जो बोलो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, जो स्नेह के लिए जो डाइट बताई गई वो फॉलो नहीं कर पाते, तो थोड़ा उसको भी मॉडिफाई करना पड़ता है। और ऐसे पेशेंट्स में स्नेहपान अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो बात करते हैं हम विरेचन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पेशेंट्स में सबसे पहले रुक्षण दीपन पाचन करते हैं।
रुक्षण दीपन पाचन 3 से 5 दिन के बीच का रहता है। हम अलग अलग तरह के मेडिसिन का यूज करते हैं। मेडिसिन में जो भी अवेलेबल मेडिसिन हैं आप उनके साथ कर सकते हो। आरोग्यवर्धनी है, आपकी चित्रकादी वटी यूज करते हैं, अमृतोत्तर कषाय यूज करते हैं कई बार हम लोग, कई बार सिंपल मुस्ता शुंठी का चूर्ण यूज कर लेते हैं। तो पर्पज होता है शरीर के अंदर जो भी आमता अगर व्याप्त है, आमता है, तो आप उसके पेशेंट्स के साइन सिम्टम्स जनरली कोटेड टंग्स मिलेंगे आपको, पेशेंट की एपेटाइट इम्प्रॉपर रहती है। और एपेटाइट के बारे में एक बड़ी अच्छी बात है कि ज़्यादातर लोगों को आदत पड़ी हुई है समय से खाने की। ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया आजकल आमता, बॉडी में आमता रहने की। घड़ी देखकर पेशेंट खाता है, 2 बज गए मेरे लंच का टाइम हो गया, 8 बज गए मेरे डिनर का टाइम हो गया। हमारे महर्षि चरक ने भी बोला है काल भोजनम आरोग्य कराणा, लेकिन काल भोजनम घड़ी देखकर काल भोजनम की बात नहीं होती है। काल भोजन आपके शरीर के काल की बात होती है। जब शरीर में क्षुधा का वेग आए वो काल है। तो आप अपने पेशेंट को इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो एजुकेट करिए कि आप घड़ी देखकर खाना मत खाओ, जब आपको भूख लगे तब खाना खाओ। इस चीज़ का आप अपने पेशेंट को एजुकेट करिए। पेशेंट आपके पेशेंट जो छोटी मोटी सीजनल बीमारियों से जो बार बार परेशान रहते हैं, उसमें उनको ये परेशानी काफ़ी कम हो जाएगी। तो वापस आते हैं हम लोग, थोड़ा टॉपिक डिस्टर्ब हो गया था, हम लोग वापस आते हैं स्नेहपान के ऊपर। तो 3 से 5 दिन, कई बार कुछ पेशेंट्स में 7 दिन तक आपको रुक्षण दीपन पाचन का ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन रुक्षण दीपन पाचन के लिए आपके वही होते हैं, आपको भूख कितनी लगती है, कब लगती है, भूख लगती है कि नहीं लगती है, ये सब चीज़ों के आधार पर ही हम रुक्षण दीपन पाचन प्रॉपर हो गया है, शरीर के अंदर सामता नहीं है, उसके बाद हम स्नेहपान शुरू करते हैं। स्नेहपान एक बहुत ही टेक्निकल प्रोसीजर है। स्नेहपान में आपको सबसे पहले जो ज़रूरत होती है आपके ड्रग, कौन से ड्रग से, कौन से स्नेह से आप स्नेहपान करने जा रहे हो उसके बारे में चूज कर, कैसे चूज करोगे आप। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं घी नहीं ले सकता, आपके मेडिकेटेड घी मैं ले ही नहीं सकता। तो अब तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप ऐसे पेशेंट को छोड़ दो, क्योंकि पेशेंट सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है, या तो ऐसे पेशेंट को बोल दो कि आप इनका शास्त्रीय संशोधन तो नहीं हो सकता। ऐसे पेशेंट्स में फिर हम प्रविचरणाओं के थ्रू स्नेहन करते हैं और अनुलोमन की तरह का मतलब ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अगर आपको शास्त्रीय विरेचन कराना है, क्लासिकल विरेचन करना जिसको विरेचन कहते हैं, वो करना है तो शास्त्रीय स्नेहपान तो कराना ही पड़ेगा। उसके बिना आप शास्त्रीय विरेचन के बारे में, क्लासिकल विरेचन के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि अगर आप उसके बिना आप हायर डोज में मेडिसिन देते हो तो कॉम्प्लिकेशन होना 100% श्योर है। और दूसरी बात, विरेचन एक अनकंट्रोल्ड प्रोसीजर है। विरेचन की मेडिसिन देने के बाद आपके हाथों में कोई कंट्रोल नहीं रहता, इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। वमन एक कंट्रोल्ड प्रोसीजर है। अब वमन आप जब तक चाहो तब तक करा के उसके बाद आप रोक सकते हो, लेकिन विरेचन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि विरेचन में औषधियों का पाचन हो जाता है, पक्व हो जाती हैं औषधियाँ, और उसके बाद जब औषधियों का पाचन हो के अवशोषण हो जाता है, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो फिर जब तक उनका इफेक्ट रहेगा तब तक बॉडी से विरेचन होता ही रहेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि विरेचन एक अनकंट्रोल्ड प्रोसीजर है। वमन इजी प्रोसीजर है। वमन का जो पेशेंट है वो आधे घंटे 1 घंटे में फ्री हो जाता है, लेकिन विरेचन के प्रोसीजर के साथ हम पिछले लगभग 13 साल हो गए पंचकर्म करते हुए, कराते हुए। विरेचन के दिन, जिस दिन भी हमारे पेशेंट्स का विरेचन रहता है, उस दिन पेशेंट के साथ दिन भर टच में रहना ही पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ अच्छा होता है, फिर भी रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक विरेचन होता रहता है। ऐसे कंडीशंस में बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए कंटिन्यूस उनके साथ उनको टच में रहना पड़ता है। और बेटर रहता है कि आप ऐसे पेशेंट्स का जब भी विरेचन करो, अगर आपके पास सुविधा है तो आप पेशेंट को आईपीडी में रखो। विरेचन, फिर से बोला मैं, विरेचन एक डेंजरस प्रोसीजर है। विदाउट
योग्य कुशल पंचकर्म चिकित्सक की देखरेख में आप इसे कराओ, क्योंकि डोज का डिसीजन पेशेंट को नॉर्मलाइज भी कर सकता है, और डोज अगर गड़बड़ हुई, डोज अगर एक्स्ट्रा हो गई तो फिर इमरजेंसी सिचुएशंस भी खड़ी हो सकती है। इसलिए विरेचन एक कंट्रोल्ड प्रोसीजर नहीं है, विरेचन अनकंट्रोल्ड प्रोसीजर है। एक बार मेडिसिन आपने दे दी, फिर पेशेंट की बॉडी अब जिस तरीके से रिस्पॉन्स करे, अब उस रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। तो विरेचन के लिए आप हमेशा एक इमरजेंसी मोड में रहो। तो हम फिर से वापस आ जाते हैं, हम स्नेहपान के लिए बात कर रहे थे। स्नेहपान बीच में छोटी छोटी बातें आ जाती हैं जो बहुत ही टेक्निकल हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक पंचकर्म करने वाले चिकित्सक के लिए, पंचकर्म वैद्य के लिए। तो हम स्नेहपान की बात कर रहे थे। स्नेहपान पे हम वापस आ जाते हैं। जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, आप पेशेंट सेलेक्ट कर लो। पेशेंट अगर रेडी है क्लासिकल पंचकर्म के लिए तो उसको क्लासिकल स्नेहन कराना ही पड़ेगा, स्नेहपान कराना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, स्नेहपान में आजकल एक जनरली एक ट्रेंड ये भी है कि उसी दिन मॉर्निंग में लोग स्नेहपान भी कराते हैं और उसी दिन फिर इवनिंग में अभ्यंग भी कराते हैं। मैं इसको सही नहीं मानता, और कहीं पे भी आप देखोगे, अगर आप हमारे क्लासिकल रेफरेंसेस को भी देखोगे तो दोनों मार्गों से मीन्स आपके एक्सटर्नली और इंटरनली स्नेहपान के लिए निषिद्ध किया गया है। और जो स्नेहन की प्रक्रिया है, या तो वो स्नेहपान के थ्रू कराइए या फिर स्नेहन के थ्रू कराइए। अभ्यंग और अदर जो स्नेहन के एक्सटर्नल प्रोसीजर्स हैं उसके थ्रू कराइए। हाँ, विश्रांति काल के समय में आप एक्सटर्नल अभ्यंगम कर सकते हो, बट स्नेहपान के दौरान आप कोशिश करो कि आप ये ना करो। ये क्लासिकल नहीं है और उसका कोई यूज भी नहीं है। तो स्नेहपान के लिए डोज डिसाइड करना, सबसे पहले पेशेंट, अगर आपने पेशेंट का डिसीजन ले लिया कि ये पेशेंट का मुझे विरेचन कराना है, तो पेशेंट के लिए डोज की बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि स्नेहपान के लिए डोज कैसे चालू की जाए, पेशेंट स्नेहपान की मेडिसिन कैसे डिसाइड की जाए। तो दो चीज़ें हैं। क्लासिकली आप देखोगे, टेक्स्ट के थ्रू आप जाओगे तो वहाँ पे प्रमेह के पेशेंट के लिए करंज तैल, नींब तैल, सरसों का तेल, जो तिल का तेल, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। वेरी फ्रैंकली मैं ये बोलता हूँ आपसे कि आप पेशेंट से नींब तैल और थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। तो हम बात कर रहे थे स्नेहपान के लिए ड्रग्स के बारे में, कौन सी मेडिसिन हम चूज करेंगे। तो जैसा मैंने बोला कि तैल पान प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता कि आजकल के पेशेंटों के अंदर इतना टॉलरेंस नहीं है कि वो तैल को पान करें और तैल पान करने के पश्चात उसको डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि जब स्नेह का डाइजेशन होता है उस समय भी पेशेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम चालू होती है। चलिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जनरली या तो हम दो तरीके के स्नेह, मोस्टली मैं जो अपने प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ, कई बार तो मैं ज़्यादातर पेशेंट्स में अगर कोई अवस्था जन्य कोई व्याधि नहीं है, जैसे कि अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो अगर कोई स्किन से रिलेटेड कोई वो प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर और कोई दूसरी पेशेंट्स कुछ ऐसी बताता है, तो उसके हिसाब से हम डिजीज़ के हिसाब से या तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर मैं प्लेन घृत भी यूज़ कर लेता हूँ। मोस्टली जो यूज़ करता हूँ मैं वो गुगुलु तिक्त घृतम का स्नेहपान के रूप में यूज़ करता हूँ। अब गुगुलु तिक्त घृतम के स्नेहपान के समय में गुगुलु तिक्त घृतम के बारे में मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बताऊँगा। आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो उसमें भल्लातक का प्रयोग है। तो गुगुलु तिक्त घृत का प्रयोग आप जब भी करते हैं, जनरली हम शमन के लिए भी यूज़ करते हैं। मैं शमन के केस में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपके पेशेंट का रूटीन नॉर्मल होता है, उसकी डाइट नॉर्मल होती है। उस समय आप पेशेंट्स के वेरी क्लियरली आप उसको इंस्ट्रक्ट करो कि उष्ण चीज़ों का सेवन ना करें, नॉनवेज का सेवन ना करें, वरना ये बहुत तेज़ रिएक्ट करता है पेशेंट की बॉडी के। आप देखोगे, आप बॉडी के ऊपर रैशेज आ जाएंगे, व्हील्स आ जाएंगे, रेडनेस आ जाएगी। तो गुगुलु तिक्त घृत का यूज जब भी आप करते हो तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान देना कि पेशेंट वेजिटेरियन हो और आहार जो हो वो उसका नॉर्मल हो, ज़्यादा उष्ण चीज़ों का सेवन ना करे हो, अदरवाइज गुगुलु तिक्त घृत अपना रूप दिखाएगा। ये संधि अस्थि मज्जा में जाने वाला घृत है, बहुत ही तीक्ष्ण घृत होता है। तो इसलिए आप जब भी इसका प्रयोग समान रूप में करो, क्योंकि संशोधन कर रहे हैं तो इसमें पेशेंट पूरी तरीके से डाइट के रिस्ट्रिक्शंस में रहता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं रहती है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले पेशेंट्स के डोज के बारे में। तो पेशेंट की एपेटाइट के हिसाब से हम
पहले दिन टेस्टिंग डोज लेते हैं। मैं जनरली जो यूज़ करता हूँ, मार्केट जनरली आप देखोगे प्रैक्टिस में लोग एक फिक्स डोज यूज़ करते हैं, 15 ml, 30 ml, 45 ml, 60 ml, 75 ml, 90 ml, जो भी जहाँ तक पेशेंट सहन कर सकता है। बट मैं अपने प्रैक्टिस में इस तरीके के डोज, फिक्स डोज यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि फिक्स डोज से हमको स्नेहन प्रॉपर नहीं मिल पाता, स्नेह साथ में हो जाता है ऐसा कह लो आप, और या जो प्रॉपर जो वेरिएशन पूर्व जो स्नेहा मिलना चाहिए, स्नेहन मिलना चाहिए, शरीर के अंदर लक्षण मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। सोजनांक पूर्वक स्नेहपान जिसे हम करते हैं तो हमें डोज की बहुत स्पेसिफिक डोजेज होती हैं, और डोजेज जैसा बोला गया है वैसे आयुर्वेद में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। अब पहले ही चैप्टर से चरक महर्षि बोल देते हैं कि पुरुषम पृक्षम भिक्षा, आप हर पेशेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से, आप पेशेंट के हिसाब से, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से आप उसकी डोज को डिसाइड करो, मेडिसिन को डिसाइड करो। तो ऐसा टेलर मेड एक फिक्स डोज नहीं होती है। तो मैं जो प्रैक्टिस में यूज करता हूँ, पहले दिन पेशेंट को मोस्टली 20 से 30 ml का घृत देता हूँ, और जो पहले दिन का जो मेरा टाइमिंग, जो टारगेट टाइमिंग रहता है कि पेशेंट इस घृत को 2 से 3 घंटे में, जो ऋषि मात्रा बोली गई है, 2 से 3 घंटे में उसको डाइजेस्ट कर ले। 2 से 3 घंटे के अंदर वो डाइजेस्ट कर लेता है तो अगले दिन जो मेरी टारगेट डोज होती है वो 6 घंटे के लिए होती है। 6 घंटे की डोज को मैं लगभग डबल से थोड़ा कम रखता हूँ। जैसे अगर मैंने पहले दिन 25 ml दिया तो अगले दिन मैं 50 ml दूंगा। 50 ml देने के बाद आप देखोगे पेशेंट जो है वो इसको 4 घंटे में ही डाइजेस्ट कर जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप स्नेहन करना चालोगे और स्नेह अगर प्रॉपरली पेशेंट को डाइजेस्ट हो रहा है तो उसकी अग्नि और तीक्ष्ण होती जाती है। तो जो पेशेंट होता है वो उसको बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट करने लगता है। तो अगले दिन देखोगे अब 4 से 5 घंटे के अंदर ही वो पेशेंट ने उसको डाइजेस्ट कर लिया है। अगली डोज हमारी जो होती है वो 9 घंटे के लिए डोज होती है। जो तीसरे दिन की डोज होती है वो 9 घंटे की डोज होती है। 9 घंटे के हिसाब से हम इसको चेक करते हैं कि जो पेशेंट 50 ml का उसने अगर 5 घंटे में पी दिया है और डाइजेस्ट कर लिया है तो हम 9 घंटे के हिसाब से 90 ml से थोड़ा सा कम 80 ml रखते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम पेशेंट को 90 ml पिलाते हैं। और देखेंगे कि पेशेंट जो है लगभग 7 घंटे 6 घंटे में इसको डाइजेस्ट किया। अगले दिन से हमारी जो डोज होती है वो 12 घंटे की हो जाती है चौथे दिन से। और स्नेहपान के लिए जो डोज बताई गई है, शोधनांक पूर्वक जो स्नेहपान है, आप 12 घंटे की डोज देते हो तभी आपको स्नेहन के दर्शन होते हैं। तो जब आप 12 घंटे की डोज उसी कैलकुलेशन से देते हो तो आप देखोगे कि एक बड़ी डोज आती है। जैसे अगर आपने 90 ml दिया जो पेशेंट ने 6 घंटे में निकाले तो 12 घंटे की डोज 180 ml हो जाती है। 180 ml 4th डे आप ना करो, उसको थोड़ा सा कम रखो, 150 ml के आसपास आप कर सकते हो। 150 ml अगर वो डाइजेस्ट कर लेता 9 घंटे में तो नेक्स्ट डे आप उसके हिसाब से बढ़ाकर 1 घंटे की कम डोज, मतलब 11 घंटे के हिसाब से आप डोज करके वो दे सकते हो। उससे 180 ml 150 दिया था आपने अपने, उसने अगर 10 घंटे के अंदर कर दिया तो अगले दिन आप 180 ml दे सकते हो। तो इस तरीके से, और ये हमें तब तक देना है, मैक्सिमम 7 डेज दे सकते हैं, और तब तक देना है जब तक शरीर के अंदर स्नेहन के लक्षण न मिलने लगे। 2 तरीके के स्नेहन के लक्षण होते हैं। आप देखोगे कि पेशेंट खुद से बोलेगा कि उसकी बॉडी से एक जो स्वेटिंग होती है उसके अंदर आपको स्निग्धता मिलेगी। पेशेंट की जो स्किन होती है वो स्निग्ध मिलेगी। जो पेशेंट होता है वो स्निग्ध, आप बॉडी पूरी चिकनी होने लगेगी, आंखों के अंदर वाइटनेस आ जाती है। पेशेंट ही लेने से पहले उसके अंदर एक उद्वेग चालू हो जाता है, नॉजिया जिसको बोलते हैं। और पेशेंट का जो स्टूल होता है वो मिक्स विद द फैट आने लगता है। 2 चीज़ें यहाँ पे एक बहुत कंफ्यूजन होता है कि कई बार क्या होता है, पेशेंट बोलता है कि फैट जो उसका जो स्टूल आ रहा है वो पूरा फैटी स्टूल आ रहा है। वो स्नेहन के प्रॉपर स्नेह के लक्षण नहीं है। वो बेसिकली आपकी डोज ज़्यादा होगी जिसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती तो उसको निकाल देती है। प्रॉपर स्नेहन के लक्षण में फैट और स्टूल दोनों मिक्स आएंगे, फॉर्म्ड आएंगे, स्लिपरी आएंगे। पेशेंट विदाउट एनी डिफिकल्टी इजीली स्लिपरी उसको मोशन हो जाएगा। पेशेंट बोलेगा कि एकदम स्लिपरी हो गया, पता भी नहीं चला। तो इस तरीके का स्टूल की परीक्षा से ही बेसिकली उसकी परीक्षा होती है। और स्नेहपान के दौरान पेशेंट के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। पेशेंट कई बार जब स्नेह का डाइजेशन होता रहता है तो पेशेंट को हेडेक,
नौजिया या एक गिडनेस फील होता है, तो ये स्नेह जीर्ण के लक्षण होते हैं। जब स्नेह जीर्ण होता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। तो कहाँ बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, स्नेहपान के दौरान पेशेंट को जो हेडेक होता है, तो ये सब चीज़ें स्नेह जीर्ण के लक्षण होते हैं पेशेंट को। और जैसे ही स्नेह पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, ये सब लक्षण अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और जो पेशेंट जब सम्यक स्निग्ध हो जाता है, सम्यक स्निग्धता के लक्षण मिल जाते हैं, तो दीप्तांतराग्नि पर वर्षा स्निग्धं असंगतम दीप्तो अग्नि वातानुलोम्यम दीप्तो अग्नि वर्षा स्निग्धं असंगतम, मतलब वात का अनुलोमन होता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जो स्टूल होता है वो इजीली जाने लगता है। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी जो आपके स्नेहपान का जो पीरियड होता है, वो उस पीरियड के दौरान जो चीज़ें की जाती हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पेशेंट को उस दौरान जब तक स्नेह डाइजेस्ट नहीं होता तब तक सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी पीने के लिए आप बोलोगे। उसको प्यास लगती भी है तो उस समय वो सिर्फ बाई सिर्फ गर्म पानी पिया करे। ठंडा पानी पिएगा, पेशेंट को स्नेह डाइजेस्ट नहीं होगा। और बहुत ही अच्छा एक उष्णोदकोपचारी साध ब्रह्मचारी छपा से मीन्स द पेशेंट शुड बी उष्णोदकोपचारी। उस समय पेशेंट का जो भी पानी का इंटेक हो, वाटर का इंटेक हो, वार्म ही होना चाहिए। दिन में सोना नहीं है, रात को सोना है, ज़्यादा देर तक कहीं आना जाना नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं। इसके लिए आपको पेशेंट को यहाँ छूट देनी पड़ती है कि पेशेंट को आप कंटिन्यूस अपने पास रखकर, इस तरीके के पेशेंट होते नहीं डायबिटीज़ के पेशेंट को आपके यहाँ एडमिट हो जाएं स्नेहपान कराने के लिए, विरेचन कराने के लिए, तो पेशेंट को आप अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छी बात है। बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, तो जो प्रैक्टिकल है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपसे अगर पेशेंट को आप एडमिट कर पा सकते अपने पास आईपीडी में पूरे स्नेहपान के दौरान विरेचन संसर्जन क्रम तक, तो आपको डेफिनेटली एक बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे तो 7 दिन पहले के, 7 दिन 14 और 3 17 और कम से कम 7 दिन, लगभग 24 डेज के आसपास अगर पेशेंट क्रूर कोष्ठी है, तो अगर मृदु कोष्ठी भी है तो 4 दिन का कम कर दो आप, तो भी आपका 20 दिन का समय लग जाता है उसके अंदर, और 3 दिन और कम होने 17 दिन का समय लग जाता है उसके अंदर। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि पेशेंट 17 दिन के लिए आपके पास एडमिट हो जाए 17 डेज के लिए विदाउट एनी प्रॉब्लम, कि उसको सिर्फ डायबिटीज़ है इसके लिए वो कभी आपके पास एडमिट नहीं होता। तो पेशेंट अपना काम करता ही रहता है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि काम करते समय पेशेंट को स्नेहपान कराना पाना सबसे डिफिकल्ट टास्क हो जाता है।